गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करेंगे चंडीगढ़ टीजीटी साइंस का क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 में हुआ था। ये जो पेपर है बेटा वो मेडिकल वालों का है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन जो पेपर है इसका पार्ट 1, जिसमें हम क्या करेंगे, हम 17 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो इसमें है क्या बेटा, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो इस पेपर का लास्ट में दिए हुए कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसका सीरीज वाइज करेंगे। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मॉलिक्यूल हैज़ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कहता है कि इन ये जो हमें 4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, कहता है इन 4 मॉलिक्यूल्स में से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जो होती है वो किसकी है। तो हम पहले ये देख लेते हैं बेटा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती क्या है। ठीक है, सो हमने यहाँ देखा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है मेरे पास, इस ज्योमेट्री के अंदर जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी, वो क्या होती है sp3, जिसमें क्या होते हैं हमारे जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो कितने होते हैं 3। ओके, और जो लोन पेयर होते हैं हमारे पास वो होते हैं 0, कोई लोन पेयर नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए तो हम देखते हैं अभी जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने मेरे पास, यहाँ पे देखती हूँ मैं, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं बेटा, तो नाइट्रोजन जो होता है इसके मेरे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने, 5 है, जिसमें से ये क्या करता है 3 के साथ तो ये बॉन्ड पेयर करता है और एक लोन पेयर है। ठीक है, तो इससे क्या होगा मेरे पास, इसकी जो ज्योमेट्री है मेरे पास वो क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, ये क्या है मेरे पास, ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, सो मेरे पास ये ऑप्शन तो नहीं है। अब देखो PCl3, PCl3 क्या होता है बेटा, PCl के पास भी क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस इसी ग्रुप का है इसीलिए, सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी sp3। ओके, और शेप क्या होगी इसकी, ट्राइगोनल पिरामिडल, इसकी भी सेम होगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम BF3। BF3 क्या होता है बेटा, BF3 में बोरोन होता है जिसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे पास वो होते हैं 3। ठीक है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा दिए मैंने। अब क्या है फ्लोरीन, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया और यहाँ पे फ्लोरीन आ गया। फ्लोरीन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। सेम इसके पास 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये क्या करता है, इसको अपनी कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसने इससे ऐसे बॉन्ड बना लिए। ठीक है, इसने ऐसे बना लिया। बोरोन को भी 8 चाहिए थे, 3 इसके पास थे। ठीक है, और बाकी इसने इससे कनेक्शन करके ले लिए। ओके, तो बोरोन के पास यहाँ पे कितने हो गए मेरे पास, 3 की वैलेंसी थी, 3 इसको एक यहाँ से एक यहाँ से और एक यहाँ से मिल गया। ओके बेटा, तो मेरे पास अब क्या हो गया कि बोरोन का भी जो ऑक्टेट था वो क्या हो गया मेरे पास, कंप्लीट हो गया। तो इसकी जो होगी मेरे पास, इसकी शेप होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, IF जो 3 होता है बेटा, इसमें क्या होता है, I के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो मेरे पास होते हैं 7। ठीक है, 7 लगाए मैंने, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, ये हो गया मेरे पास इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे क्या लग गया मेरे पास, मुझे इसका भी इसकी शेप बनानी है, तो मैं यहाँ से क्या देखूंगी बेटा, इसकी शेप जो मेरे पास है वो कैसे बनेगी, IF3 की। तो जो I है, I के पास क्या आ जाएगा मेरे पास, ऐसी एक चीज़ बन जाएगी, 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर, यहाँ पे मेरे पास 3 बॉन्ड बन जाएंगे IF। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ से क्या हुआ, ये जो शेप बन गई मेरे पास, ये किसकी बनी है, T शेप। तो ट्राइगोनल प्लेनर किसकी शेप है बेटा, वो है BF3 की। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज स्ट्रोंगर देन द London force, but
लेसर देन आयन आयन इंटरेक्शन विच इज ड्यू टू, इसने कहा है कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो क्या है हमारी, लिख लेते हैं अब एक बार, इसने क्या कहा है हमारे पास कि जो डाइपोल 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 इंटरेक्शन है वो क्या है हमारी, स्ट्रोंगर है किससे, इज स्ट्रोंगर देन द लंदन फोर्स, LON, लंदन फोर्स से, और वीकर है किससे, बट लेस देन द आयन आयन इंटरेक्शन, लेकिन वो लेस है किससे बेटा हमारी, आयन आयन इंटरेक्शन से। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं। वैसे क्वेश्चन का आंसर क्या होना था वो हमें एग्जैक्टली पता है, यहाँ से टोटल चार्जेस, पार्शियल चार्जेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बट हम पहले क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है बेटा कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं ना, उसमें क्या होता है, डाइपोल जनरेट होते हैं। डाइपोल्स में हमारे क्या होते हैं, पार्शियल चार्जेस होते हैं। आयन आयन इंटरेक्शंस वो होती है जब हमारे पास जो चार्जेस जो होते हैं वो कंप्लीट चार्जेस जो हैं अलग अलग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल NaCl है, ठीक है, NaCl, ओके। तो NaCl के अंदर क्या हो रहा है बेटा, जो चार्जेस जो सेपरेट आउट होंगे हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर वो होंगे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो चार्जेस जो हैं वो इन्वॉल्वमेंट है वो कौन सी है, टोटल चार्जेस इन्वॉल्व, टोटल चार्ज जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, टोटल चार्ज इन्वॉल्व, ओके। बट जब हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करते हैं बेटा, वहाँ क्या होते हैं हमारे पास, उसमें जो होगा, जो चार्जेस होंगे वो पार्शियली होंगे, और जो पार्शियल चार्जेस होते हैं वो क्यों होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। किस लिए होते हैं हमारे पास, जो पार्शियल चार्ज होता है यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल चार्ज की क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। और जो पार्शियल चार्ज की इन्वॉल्वमेंट होगी वो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अब जैसे मेरे पास क्या है, बनाती हूँ यहाँ पे H2O बना लेती हूँ मैं, H2O। अब मुझे पता है ऑक्सीजन पे क्या होता है, ज़्यादा नेगेटिव है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसका H पे क्या होता है, डेल पॉजिटिव, और OH पे क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से HCl ले लेते हैं, H पे डेल पॉजिटिव, Cl पे डेल नेगेटिव, ओके। हमारे पास कुछ ऐसे आयंस हो जाते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर। लंदन फोर्स जो होता है बेटा, इसमें जो होते हैं मेरे पास ये वीक डाइपोल जनरेट हो जाता है। क्या होता है, वीक डाइपोल जनरेट। सो जो क्वेश्चन पे आते हैं, इसने कहा है कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है लंदन से, वीक होती है आयन इंटरेक्शन से। ऐसा क्यों होता है, इसमें चार्जेस कौन से इन्वॉल्व होंगे, तो वो होंगे बेटा पार्शियल चार्जेस इन्वॉल्व, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट फॉल विद इन द कन्फिगुरेशन कैटेगरी। कहता है कि हमारे पास अब पॉलीमर दे रखा है, पॉलीमर में बेटा मेरे पास 2 कैटेगरीज या कई कैटेगरीज हो सकती हैं। पॉलीमर की जब हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो हमने क्या देखा है, पॉलीमर जो होते हैं उसमें मेरे पास होती है 2 कैटेगरी। एक होता है स्ट्रक्चरल, ठीक है, दूसरी कौन सी है, कन्फिगुरेशन वाली, ठीक है। एक होती है स्ट्रक्चरल, एक होती है कन्फिगुरेशन। स्ट्रक्चरल में क्या होती है बेटा, जब हमारे पास जो कोई हमें पॉलीमर कोई चेन है हमारी पॉलीमराइजेशन के बाद, तो जो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी उसमें चेंजेस आएंगे। बट कन्फिगुरेशन के अंदर क्या होता है, जो उसके अंदर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनकी पोजिशंस में चेंज आना। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ जो होगा, कन्फिगुरेशन में क्या होता है, पोजिशन में चेंज होता है। क्या चीज़, पोजिशन चेंज होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, ये देखा मैंने जैसे एटेक्टिक, आइसोटेक्टिक एंड डायोटेक्टिक। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं। इसने क्या कहा है, एटेक्टिक के अंदर क्या होता है बेटा, जो हमारे पास ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, एक पॉलीमराइजेशन चेन है मान लो ये, इस पे जो मान लो यहाँ कोई ग्रुप्स लगे हुए हैं वो हमारे कहीं पे भी लगे हो सकते हैं, ठीक है। बट आइसोटेक्टिक क्या होता है बेटा, आइसो का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट, अल्टरनेट। सिन का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। इसका होता है कि यहाँ जो ग्रुप्स लगे होंगे वो रैंडम पोजीशंस पे लगे हुए होंगे। आइसोटेक्टिक के अंदर जो होता है, जो हमारी जो स्पेशल अरेंजमेंट होती है किसी भी पॉलीमेरिक चेन की, उसमें क्या होते हैं, आइसोटेक्टिक में क्या होगा,
जब जो हमारे जो ग्रुप्स लगे होंगे बेटा वो हमारे पास क्या होंगे, अल्टरनेट पोजीशंस पे होंगे, ठीक है। और सिन डायोटेक्टिक में क्या होता है, जो उनकी जो पोजीशंस होती हैं हमारे पास, जो ग्रुप्स होते हैं उनकी क्या होगी, सेम होगी। मैं एक जनरल एग्जांपल से बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे इसने कहा है सिन डायोटेक्टिक, सिन डायोटेक्टिक, इसमें क्या होता है, मान लो ऐसे कोई मेरे एक चेन देखिए, पॉलीमराइजेशन चेन, ठीक है, ये जारी आगे आगे, ठीक है। इसने कहा है यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, जो ग्रुप्स हैं मेरे पास ऐसे, वो जो हैं वो सेम उसके अंदर है, सेम पोजीशन पे है, ठीक है। आउट ऑफ द प्लेन, इन द प्लेन, कुछ भी कह लो, वो सेम जगह पे होंगे। मान लो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है तो वो सेम ही पोजीशन पे होंगे, ठीक है। बट आइसोटेक्टिक में क्या होता है बेटा, आइसो के अंदर, आइसोटेक्टिक में ये होगा, मान लो कि ये पॉलीमेरिक मेरे पास कोई भी एक चेन है, यहाँ पे एक बार ये इन द प्लेन हो सकता है, एक बार ये आउट ऑफ द प्लेन होगा, फिर इन द प्लेन होगा, फिर आउट ऑफ द प्लेन होगा, ठीक है, ऐसे होंगे। बट जब मेरे पास क्या है, एटेक्टिक जो होती है उसमें क्या होगा, एटेक्टिक पोजीशन जो होती है बेटा उसके अंदर होता है, मान लो ये एक पॉलीमेरिक चेन है, ये इन द प्लेन भी हो सकता है, आउट ऑफ द हो सकता है, आउट ऑफ द हो सकता है, इन द, मतलब कैसे भी रैंडम पोजीशंस पे होंगे ये हमारे पास, कोई भी जो एक्सटर्नल जो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं एक पॉलीमेरिक चेन के अंदर। तो अब इसने कहा कि जो कन्फिग्रेशन नहीं है, जो कन्फिग्रेशन में नहीं आता, तो एटेक्टिक तो कन्फिग्रेशन में आता है, ओके, आइसोटेक्टिक भी आता है, ठीक है, सिन डायोटेक्टिक भी आता है, बट जो क्रॉस लिंक होता है बेटा वो नहीं आता। क्यों? ये जो होता है क्रॉस लिंक जो होता है वो मेरे पास होता है स्ट्रक्चरल होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चरल, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि क्रॉस लिंकिंग क्या होती है, जब मैं कोई भी बनाती हूँ, मान लो मेरे पास कोई भी एक पॉलीमर चेन है, जब ये दो चेन है, जब मैं इनके बॉन्ड बनाती हूँ, यहाँ से यहाँ इस बॉन्ड को जोड़ती हूँ, तो इस लिंक को क्या बोलते हैं हम? क्रॉस लिंक बोलते हैं। क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक की वजह से क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ लगा तो यहाँ बन गई, ये ऐसे होता तो इसकी पोजीशन ऐसे हो जाती है ना। तो इससे क्या होगा, जो जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो जिसका ऑप्शन आएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर, हम थोड़ा देख लेते हैं, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्रॉस लिंक्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ zirconium and HF are almost identical which is due to, ओके, इसने कहा है एक मेरे पास ZR दे रखा है, एक मेरे पास क्या दे रखा है, HF, ठीक है बेटा। तो हम ये देखते हैं, ये जो मेरे पास क्या दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, किसके हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेरे पास ये, ठीक है जी, जिरकोनियम और हाफमोनियम। तो ZR जो हमें यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या देखा, ये जो एलिमेंट है वो किसका है? 4D सीरीज का है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास? 5D सीरीज का है, ओके। इसने कहा है ये जो दोनों एलिमेंट्स है ना, इनका जो साइज है, इनकी जो रेडियस है या फिर इनका जो साइज है ना, वो क्या है? आइडेंटिकल है, सेम साइज है इनका, इन दोनों का। तो ऐसा क्यों है? हमने ये सुना है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो साइज जो होता है वो क्या करता है? बढ़ता है ना। हमने यही पढ़ा है। जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे जो साइज है वो सेम हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो होता है मेरे पास, ये जो सीरीज है वो क्या है? लेंथेनॉइड्स के बाद आती है। कहाँ आती है? लेंथेनॉइड्स के बाद। तो लेंथेनॉइड में क्या होता है बेटा? लेंथेनॉइड में जो मेरे पास होते हैं वो क्या होंगे? मेरे पास 4f इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4f के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से क्या होगा, वो होगा पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ जो Z इफेक्टिव होता है वो क्या हो जाएगा मेरे पास? बढ़ जाएगा। और Z इफेक्टिव बढ़ जाता है तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? एटॉमिक जो साइज होता है वो क्या करेगा? डिक्रीज, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ जो होते हैं 4f के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उसकी वजह से, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है उन इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो Z इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ जाएगा। और एटॉमिक साइज होगा वो घट जाएगा। साइज घटेगा तो रेडियस भी घटेगी बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इन दोनों जो लेवल्स का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नहीं होता बेटा, क्योंकि एक्टिनॉइड जो होते हैं वो इस सीरीज से स्टार्ट होते हैं, यहाँ जो सीरीज आएगी वहाँ एक्टिनॉइड्स होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम का क्या फैक्टर है यहाँ पे? इसने कहा है जब हम कोई भी मेरे पास ऐसे एक पीरियोडिक टेबल है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास क्या एक पीरियोडिक टेबल है, ओके। तो मैंने कहा जब मैं इधर जाती हूँ तो मेरे पास क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं पीरियड्स, ठीक है, यहाँ जो होते हैं वो होते हैं पीरियड, और जब मैं नीचे आती हूँ ये मेरे पास होते हैं ग्रुप, ठीक है, ग्रुप, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, जब जो ग्रुप्स होते हैं वो इस वाली शेप के अंदर होते हैं, ये वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ओके। और जो इस पोजीशन में होते हैं मेरे पास ऐसे वाली पोजीशन के अंदर, वो क्या होते हैं, मेरे पीरियड्स होते हैं, ठीक है। अब इसने कहा है कि जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करती हूँ, कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, जब मैं कहाँ मूव करती हूँ, लेफ्ट टू राइट मूव करती हूँ, तो मैंने क्या देखा है कि एटॉमिक वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा। एटॉमिक वॉल्यूम क्या होती है बेटा, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक जो वॉल्यूम होती है वो होती है एटॉमिक मास बाय डेंसिटी, ठीक है, ओके। तो मैंने ये देखा कि जैसे जैसे अगर मास बढ़ता है तो वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगी, है ना। पर यहाँ से हम क्या देखते हैं, एटॉमिक मास तो बढ़ता है, बट हमने क्या देखा कि डेंसिटी की बात भी देखी है। डेंसिटी क्या होती है, साइज से रिलेटेड होती है। डेंसिटी क्या होती है बेटा, जो जितना बड़ा उसकी वॉल्यूम भी बड़ी, जो जितना छोटा वो उसकी वॉल्यूम भी कम, ठीक है। जो एटॉमिक वॉल्यूम होती है वो क्या करती है, रिलेट करती है किससे, एटॉमिक साइज से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे क्या हुआ, जब हम इस तरफ मूव करते हैं तो जो साइज होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या करता है, साइज जो होगा वो डिक्रीज करेगा। अगर साइज डिक्रीज करता है तो एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या करेगी, डिक्रीज। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ रिएक्शन A plus 2B gives C, the rate given by this। एक रिएक्शन दे रखी है A plus 2B gives C, तो जो हमें रेट दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे रेट दे रखा हमें, जो कंसंट्रेशन है A की उसकी पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। ये जो 1 एंड 2 है बेटा, ये इनके क्या है, इनके कोफिशिएंट्स है। यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 2 है। तो जब इनके कोफिशिएंट्स का जो सम होता है वो हमें क्या देता है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है मेरे पास, जो कोफिशिएंट्स का जो सम होगा वो हमें क्या देगा, ऑर्डर देगा। तो 1 + 2 गिव्स 3, तो ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इन मोस्ट केसेस फॉर अ राइज ऑफ 10 की टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट इज डबल्ड और ट्रिपल्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ। इसने कहा है कि मैंने कोई रिएक्शन करी है, ठीक है, उसने कहा कि मैंने अगर टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ा दिया, 10K का मतलब यहाँ पे 10,000 नहीं है बेटा, यहाँ पे क्या है, 10 केल्विन, ठीक है। अगर वो टेम्परेचर बढ़ा देता है 10 केल्विन तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से जो रेट है, रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा 2 और 3 टाइम्स, ठीक है, ओके। दिस इज बिकॉज ऑफ, ये ऐसा क्यों होता है, तो कहता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं है बेटा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है मान लो, तो जो उनकी एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है वो कम हो जाएगी, नहीं। इससे क्या होगा, जो एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ये तो नहीं हो सकता। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, हाँ जी, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल ज़्यादा एक्टिव हो गए, कोलिजन ज़्यादा हो जाती है, बट ये वो फैक्टर नहीं है जो हमें चाहिए। ये हो सकता है बट ये उतना इफेक्टिव, उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जो हमें इस आंसर के लिए चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोसेसिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीजेज बाय 2 to 3। तो इसने कहा है जिन मॉलिक्यूल्स की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वो क्या होंगे, जो उनके फ्रैक्शंस थे वो ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोसेसिंग थ्रेशोल्ड इन एनर्जी इंक्रीजेज बाय 2 to 3। तो कहता है जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो क्या होंगे, हमारे पास बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, जैसे एग्जांपल ले लो, अब हमारे पास एक रूम है, रूम में हमारे पास क्या है, 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं,
पर अब क्या है कि इस रूम से बाहर कितने जा सकते हैं, 1 बाय वन करके सारे लोग बाहर जा सकते हैं। पर अगर मान लो कि इसी कमरे में क्या लग जाए, आग लग जाए, तो होगा क्या कि 10 के 10 मॉलिक्यूल्स या अगर ज़्यादा भी होंगे तो वो इकट्ठे बाहर भागने की कोशिश करेंगे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which catalyst is used for conversion of unsaturated acid groups into saturated ones। इस क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा कि जो अनसैचुरेटेड एसिड से हमें क्या करना है, सैचुरेट करना है। तो इसमें से हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे। ओके तो जब हमने पढ़ा होगा, जब हम एल्केन से क्या करते हैं, एल्कीन से हम एल्केन बनाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं किसके प्रेजेंस में, एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। वहाँ जो कैटलिस्ट होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, निकल। तो सेम यहाँ पे है, यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं कि फैटी एसिड्स दे रखे हैं, ठीक है, एसिडिक एक फॉर्म में दे रखे हैं, तो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब हमारे पास क्या होते हैं, एक जनरल टर्म होती है, जब हमें क्या करना होता है, अनसैचुरेशन से क्या हो, हमें जाना हो किसकी तरफ, सैचुरेशन की तरफ। अनसैचुरेशन से कहाँ जाना हो, सैचुरेशन की तरफ जाना हो, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, H2 को डालते हैं किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, change in heat energy of a chemical reactant at a constant temperature and a pressure is। ओके इसने कहा है कि चेंज इन हीट एनर्जी जो है मेरे पास, हीट एनर्जी को मैं किससे लिखती हूँ, क्यू से लिखती हूँ, ठीक है। इसने कहा कि जो चेंज इन हीट एनर्जी है किस पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे या फिर प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर प्रेशर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। तो इसका जो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास डेल्टा एच, जो क्या होता है, एंथैल्पी चेंज, ठीक है। और एक कई बार मान लो इस बार ये एग्जाम में ये आ गया कि हीट एनर्जी बताओ किस पे, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे। पर क्या पता नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आ जाए कि आपको हीट एनर्जी चेंज बताना है किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हम वो भी देख लेते हैं, एक अलग कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, क्यू की बात करते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे और एक वॉल्यूम पे बात कर लेते हैं हम। तो वॉल्यूम पे जब हम देखते हैं बेटा, तब हमारे पास क्या आता है, यहाँ से आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके तो बॉन्ड एनर्जी का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, एंथैल्पी चेंज इज द करेक्ट आंसर। इंटरनल एनर्जी चेंज जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है, सॉलिड से गैस कब जाना, यहाँ पे इसी का कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, एंथैल्पी चेंज। Next question is, why does warm water have more rapid rate of evaporation than the cold water। इसने कहा है कि पहले हम देखते हैं evaporation क्या होती है। evaporation का मतलब क्या होना बेटा, जब हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं या कोई चीज़ हीट हो चुकी है, उसका भाप में उड़ जाना, मतलब भाप बन जाना उसका, ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में आ जाना, किससे, लिक्विड स्टेट से वेपर फेज में आना, उसको हम बोलते हैं evaporation। तो उसने कहा है कि जो गर्म पानी होता है ना, उसका इवेपोरेशन जल्दी होता है ठंडे पानी से। तो पता ही है क्यों बेटा, क्योंकि मान लो गर्म पानी है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स के पास टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स में क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। उन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, एनर्जी को लेके अपनी वो इस एक्साइटेड स्टेट से दूसरे में चले गए, ठीक है। जब वो एक्साइटेशन हुई हमारे पास, तो उनका क्या होगा, फेज भी चेंज होगा हमारे पास। जब वो फेज चेंज हुआ तो क्या हुआ, वो लिक्विड से वेपर में चला गया, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, हमारे पास ये एक पानी है, इसमें क्या है, पानी है, ये कौन सा है, वार्म वाटर है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसको हीट, मतलब ये क्या कौन सा है, मेरे पास वार्म वाटर है। और ये जो मेरे पास है वो क्या है, कोल्ड वाटर है। एक ठंडा पानी है, एक गर्म पानी है। तो इवेपोरेशन कब होती है, जब कोई चीज़ गर्म हो जाए, उसको हम कोई बाहर से एनर्जी दे, उनमें क्या हो, मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से टकराए, टकरा के कोलिजन होगा, कोलिजन होने से क्या है, एनर्जी का रिलीज होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, इस वाले केस के अंदर क्या करेंगे, जल्दी क्या करेंगे, जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट से कहाँ चले जाएंगे, गैशियस फॉर्म में। सो देखते हैं कि इट्स मॉलिक्यूल हैव हाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी।
हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। जो काइनेटिक एनर्जी है हीटिंग की वजह से वो मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, ये बिल्कुल ऑप्शन, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज हायर विस्कोसिटी। ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? मान लो कोई चीज़ गर्म है, गर्म होने से क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो चीज़ है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। पर इसने लिखा है कि हायर विस्कोसिटी है, तो ये तो गलत है, क्योंकि होनी क्या चाहिए थी, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए थी टेम्परेचर की वजह से। इट्स मॉलिक्यूल हैव मोर अट्रैक्शन फॉर वन अनदर, बिल्कुल गलत बात है। इसने कहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ना मॉलिक्यूल ज़्यादा स्ट्रोंगली अटैच हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। मॉलिक्यूल बढ़ाने से क्या होगा, जो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्शन थी वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, और जितनी अट्रैक्शन लूज होगी वो लिक्विड से क्या चले जाएंगे, गैशियस फेज में, क्योंकि यहाँ पे जो अट्रैक्शन होते हैं ना बेटा वो थोड़े पास पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर चले गए, दूर दूर जाने से क्या हो गया, वो गैशियस फेज में आ गया, है ना, तो ये भी नहीं है। मोस्ट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स हैव नियरली द सेम काइनेटिक एनर्जी। सेम काइनेटिक एनर्जी कैसे हो सकती है बेटा, जब हमारे पास क्या हो गया, जब हर जो उसके अंदर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल, जो आयंस प्रेजेंट होंगे उन सबकी अलग अलग टेंडेंसी होती है क्या करने की, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, तो सबकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम तो नहीं हो सकती, वेरी करती है, ठीक है, सेम नहीं होगी, वो क्या करेगी, डिफरेंट होगी, ठीक है, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो इसका ऑप्शन जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन इज इन विच सिस्टम देयर इज नो चेंज एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ओके, इसने कहा है हमारे पास एक ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें से क्या हो रहा है कि मास तो एक्सचेंज नहीं हो रहा बट जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही है, तो वो कौन से सिस्टम में होगी। हम 3 सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे पहले एक बार, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या देखा है कि मेरे पास है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, दूसरा मेरे पास है क्या चीज, क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा क्या बेटा मेरे पास है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, हम यह बात करते हैं, यहां पे मैंने लिख दिया एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज किसका, यहां है मैटर का और यहां है एनर्जी का, क्या है, एक जगह मैटर का है एक जगह क्या है एनर्जी का एक्सचेंज है। तो ओपन सिस्टम क्या होता है बेटा, जब मान लो हमारे पास क्या है, एक कप है, कप में चाय रखी हुई है या कोई पानी है कहीं पे, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी भी एक्सचेंज होती है और मैटर भी कम हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो कोई पानी है, ठीक है, उसको मैं हीट दे रही हूँ, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ जी, पानी कम हो जाएगा, तो मैटर क्या हो रहा है, वो भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। बट जो क्लोज्ड सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए एक बोतल है, बोतल में मैं हीट कर रही हूँ, तो उससे क्या होगा बेटा कि बोतल को हीट करने से जो उसमें जो पानी था, अगर मान लो वो वेपर फेज में चला भी गया, पर जब वो एक सिचुएशन आएगी जब वो कूल डाउन होगा तो जो वेपर फेज थे वो क्या दोबारा से लिक्विड आ जाएंगे, तो मैटर तो एक्सचेंज नहीं होगा बट हाँ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। पानी अंदर से क्या है कि वो बोतल गर्म हो रही है तो पानी क्या है कि चेंज हो रहा है, एनर्जी जो है अंदर की तरफ जा रही है, सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बेटा, जो हम देखते हैं ना मिल्टन की बोटल्स देखते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप पानी डाल दो वो 24 आवर्स तक सेम रहेगा, वो 12 आवर्स तक सेम रहेगा और वो क्वांटिटी भी सेम रहती है, ना तो इसमें मैटर एक्सचेंज करता ना इसमें क्या करती एनर्जी एक्सचेंज करती। अब इसने कहा एक ऐसा सिस्टम बताओ जहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज नो एक्सचेंज, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, ठीक है। तो यहाँ यहाँ इन दो में से कुछ एक ऑप्शन आएगा, बिटवीन बट देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इसने कहा है कि मैटर तो एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, वो तो या ऑप्शन ही या फिर ये वाला। अब उसने कहा कि एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मतलब इसने कहा है कि ये वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, क्लोज्ड सिस्टम। आइसोलेटेड का कहा जिसमें ना तो मैटर एक्सचेंज करता ना एनर्जी करती। एडियाबेटिक में क्या होता है बेटा, जो क्यू की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। Temperature is state function, work is state function, work appears at the boundary of the system, change in the state is completely defined when the initial and the final states are specified। तो उसने कहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब क्या है कि 3 तो सही मिलेंगी पर एक गलत मिलेगी। अब ये बात किसकी हो रही है, स्टेट और पाथ फंक्शंस की बात हो रही है बेटा। एक हो रही है मेरे पास किसकी,
स्टेट फंक्शन की, और जो दूसरी मेरे पास है वो किसकी है, पाथ फंक्शन की। ठीक है, एक है स्टेट की, एक है पाथ फंक्शन की। स्टेट फंक्शन क्या होता है बेटा, जब हमारे पास क्या होता है कि जो चीज़ हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, वो हमारे पास होते हैं किस पे, स्टेट फंक्शन पे। बट जो चीज़ हमारे पास क्या होती है, पाथ पर डिपेंड करती है, जैसे कि हीट या फिर हम कह सकते हैं वर्क डन जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, पाथ पर डिपेंड करता है, तो वर्क डन आ जाएगा इसके अंदर। और जो स्टेट फंक्शंस होते हैं जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गई, वॉल्यूम हो गई। अब जैसे मान लो, क्योंकि वो स्टेट पर डिपेंड करती है ना, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। अब मान लो जैसे कि ये रूम है, इस रूम का मुझे इस कॉर्नर पे टेम्परेचर चेक करना है या फिर इस कॉर्नर पे टेम्परेचर चेक करना है, टेम्परेचर तो बेटा सेम रहेगा, है ना। वो ये तो नहीं है कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो टेम्परेचर बदल जाएगा, इस रूम का तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। सो वही चीज़ है, तो वो स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि वो मैं बीच में ही तो वो थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ी देर की तो थोड़ा रूम थोड़ा गर्म हो गया, है ना। सो जो टेम्परेचर है वो स्टेट फंक्शन है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है ये। वर्क एक स्टेट फंक्शन है? बिल्कुल नहीं। वर्क जो होता है बेटा वो क्या होता है मेरे पास, वर्क डन जो होता है, सॉरी, वर्क जो होता है वो होता है माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। ठीक है, और ये जो होता है इसकी अपने पाथ पे डिपेंड करता है कि वो, जैसे हमने देखे ना रिवर्सिबल साइकिल्स वगैरह, यहाँ ऐसे साइकिल्स बनाते हैं हम, तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो अपने इस स्टेट पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मान लो कोई चीज़ है यहाँ से है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि वो स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पे डिपेंड करता है। अब मान लो कोई एक वॉल है, अगर मुझे उस वॉल को क्या करना है, धकेलना है, ठीक है, धकेलना है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, मैंने इस बोर्ड पे क्या किया, फोर्स लगाया, बट ये बोर्ड यहीं का यहीं है, इस पे मतलब मैंने अपनी तरफ से काम तो किया पर ये काम हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पाथ का जो चेंजमेंट था, पाथ जो चेंज होना था ए पोजीशन से बी पे, वो हुआ ही नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, जो वर्क होता है वो हमारे पास क्या होता है, पाथ का फंक्शन होता है। ठीक है, सो वर्क स्टेट फंक्शन है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वर्क जो है वो क्या है, पाथ फंक्शन है। नेक्स्ट इज वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। हाँ जी, जो वर्क होता है वो सिस्टम की जो बाउंड्रीज होती है उन पे किया जाता है। ठीक है, चेंज इन द स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर स्पेसिफाइड। कहता है कि हमारी जो दो स्टेट्स हैं उसमें कितना चेंज हो रहा है वो हम कब डिफाइन करेंगे, जब हमारे पास क्या होंगी, इनिशियल और फाइनल स्टेट हमें पता होंगी, तभी हम उनका डेल्टा निकाल सकते हैं ना किसी भी चीज़ का। टेम्परेचर है, अगर मुझे टेम्परेचर 1 नहीं पता, टेम्परेचर 2 ही नहीं पता, तो मैं टेम्परेचर का चेंज कितना निकालूंगी, है ना। सो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्क इज अ स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। सो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को क्या करते हैं, हम इसके नाम से सॉल्व करते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसमें रिएक्शन जो होती है ना वो क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, क्या होता है यहाँ पे, अमाइड है। क्या है, अमाइड। ओके, अमाइड की रिएक्शन करवानी है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ठीक है जी, Br2 लगा दिया। हम कोई भी चीज़ के अंदर रिएक्शन करते हैं हमें कुछ एसिड बेस कुछ तो लेना होता है ना, तो जब हमें डिग्रेड करनी है कोई चीज़ तो हम क्या करते हैं, उसको बेस लेंगे। यहाँ पे क्या लिया मैंने, कोई भी बेस लिया, और मेरे पास क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा। पर एक चीज़ याद रखनी बेटा, जब हम इस चीज़ को डिग्रेड करते हैं, जब हमारे पास अमाइन बनता है वो मेरे पास क्या बनेगा, 1 कार्बन लेस वाला अमाइन बनेगा। ठीक है, तो जो अमाइड होता है वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। ठीक है, सो इसने कहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देगा। तो कौन सा देगा बेटा, जो अमाइड होगा वही देगा ना। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट में क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी अमाइड है, तो ये हमें रिएक्शन देगा। साइनाइड नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, और ये भी हमें
नहीं देगा, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ओके। सो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती है बेटा? सेंडमेयर रिएक्शन जब हम बात करते हैं यहाँ पे, सेंडमेयर रिएक्शन वो क्या होती है जब हमारे पास जो डाइजोनियम सोल्ट होता है, क्या चीज, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट जो होता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? कॉपर क्लोराइड प्लस HCl, कॉपर ब्रोमाइड प्लस HBr और कॉपर साइनाइड विद HCN। और हमें यहाँ से मिलता क्या है? ये जो बेंजीन रिंग होगी यहाँ पे Cl लग जाएगा, इस वाली बेंजीन रिंग पे क्या होगा मेरे पास? यहाँ पे Br लग जाएगा, और इस वाली बेंजीन रिंग के पास क्या होगा बेटा? यहाँ पे क्या लग जाएगा? Cn लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया? बेंजीन नाइट्राइल भी बन गया, ब्रोमोबेंजीन भी और क्लोरो भी। बट आइडोबेंजीन जो होता है वो यहाँ से नहीं बनता है, किसमें? सेंडमेयर रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि आइडोबेंजीन हम कैसे बनाते हैं? जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें किससे करना होता है? KI से रिएक्शन करनी होती है, तब जाके हमारे पास क्या बनता है? आइडोबेंजीन बनता है, ठीक है। पर हमें सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होते हैं? सिर्फ हम 3 चीज़ें यूज करते हैं, CuCl, CuBr और CuCN। तो ये सेंडमेयर से नहीं बनता, ठीक है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जो सेंडमेयर रिएक्शन से प्रोडक्ट हमारा नहीं बनता वो है आइडोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज सफिशिएंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। इसने कहा है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशंस आती हैं वो हमें इनमें से क्या चीज़ देती हैं, उस रेडिएशन से होता क्या है? तो बेटा जब हमारी जो अलग अलग जो रेडिएशंस होती हैं जैसे माइक्रोवेव, यूवी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इससे हमारे पास क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के ट्रांजिशंस होते हैं। तो हम एक बार लिख लेते हैं उन्हीं सारे ट्रांजिशंस को। सो है जो पहला मान लो क्या मेरे पास? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव से मेरे पास क्या होता है? मॉलिक्यूल की जो होती है वो रोटेशन होती है, ठीक है। दूसरा जो मेरे पास है वो मेरे पास है IR रेडिएशन। IR रेडिएशन से जो ट्रांजिशन होगी बेटा वो किस में होगी? मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तीसरा जो है वो क्या है? UV विजिबल। UV विजिबल से क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। इससे क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी से हमारे पास होता है न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस होती हैं। क्या होती हैं? न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन। मतलब ये न्यूक्लियस की जो स्पिन होती हैं उनमें हमारे पास क्या होती है? ट्रांजिशंस होती हैं। तो पहले देखो क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी से क्या वाइब्रेशन होती है? नहीं होती जी। वाइब्रेशन किससे होती है हमारे पास? IR रेडिएशन से। तो ये ऑप्शन गलत है। अगला है एक्साइटमेंट ऑफ एन एटम। क्या इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होता है? जी नहीं। इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होता है वो किससे होता है? UV विजिबल से। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। वाइब्रेशन होता है? जी वाइब्रेशन तो नहीं होता, क्योंकि ये दोनों सेम ऑप्शन आई थिंक डाल रखे हैं जैसे भी है, ये ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। अगला जो है वो है इफेक्ट द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ द एटम। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो है वो न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन देते हैं, तो न्यूक्लियर जो स्पिन होती है उसमें ही इफेक्ट पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शील्डिंग ओ इन NMR। इसने कहा बेटा जो शील्डिंग होती है उससे क्या फर्क पड़ता है? शील्डिंग से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? शील्डिंग क्या होती है? जनरली हम कोई चीज़ देखते हैं, शील्डिंग करना का मतलब क्या होता है? मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझ पे अटैक हो रहा है, तो मैं अपने आप को शील्ड कैसे करूँगी? मैं कोई भी अपने सामने कुछ सामान ऐसा लगा दूंगी जिससे मुझे उस चीज़ से इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। मान लो कि मेरे पे कोई फायरिंग हो रही है, तो मैं क्या करूँगी? एक जो फायर वाली जो जैकेट होती है मैं वो पहन लूँगी, जिससे मुझ पे क्या कोई अटैक होगा ही नहीं। तो उसी तरीके से क्या होगा यहाँ पे जो शील्डिंग होती है वो क्या है? उस चीज़ को बचाना, ठीक है। तो अगर हम इनको ऑप्शंस में हम चेक करते हैं, अब मान लो कोई भी न्यूक्लियस है, NMR है,
NMR में क्या कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है। तो जब न्यूक्लियस के अराउंड जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपना क्या कर लेते हैं, एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस कर लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। कब करेंगे बेटा, जब इस पे एक्सटर्नल से कोई मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल जो और जो इफेक्ट होगा वो किस पे होगा, जो इफेक्टिव वाला होगा, बी इफेक्टिव जो होगा वो कौन सा होगा, जो इंड्यूस्ड मोमेंट है इसका, मान लो बी कौन सा है, इंड्यूस किया इसने, किसने, इलेक्ट्रॉन्स ने, वो हमें माइनस करना है किस में से, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, ये वाली लाइन आ जाएगी इसके अंदर। तो देखो कि पुटिंग द मेटल अराउंड RF सोर्स, ऐसा तो कुछ नहीं है। ब्लॉकिंग पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम RF रेडिएशन, हमें ब्लॉक करना तो है नहीं ना किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ आए तो की, बट हमें शील्ड करना, ब्लॉक नहीं करना उस चीज़ को। यूजिंग अ कर्व्ड पीस ऑफ मेटल टू ब्लॉक एन अपोर्च, नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये भी। व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन अट्रैक्शन ब्लॉक्स द फुल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग न्यूक्लियाई, तो कहता है जो मैग्नेटिक मोमेंट जो इंड्यूस किया है एटम ने, वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है किसको, द फुल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट सराउंडिंग द न्यूक्लियाई। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोटेशन पार्टीशन फंक्शन इज एक्सपेक्टेड टू द स्मॉलेस्ट फॉर विच ऑफ द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। इसने कहा है ये 4 मॉलिक्यूल्स देखे हैं, Li2, H2, N2 एंड F2। इसने कहा कि इसमें से सबसे छोटा, सबसे कम क्या चीज़, रोटेशनल पार्टीजियन फंक्शन है, उसकी किसकी वैल्यू होगी। ठीक है, हम देख लेते हैं। रोटेशनल पार्टीजियन फंक्शन को बेटा हम लिखते हैं Q से। ठीक है, रोटेशनल पार्टीशियन फंक्शन। ठीक है, इसको मैंने किससे लिखा, क्यू से लिखा। तो क्यू की मैंने जब यहाँ वैल्यू लिखी, क्यू रोटेशन लिखा, तो वो किसके इक्वल होता है, या फिर वो किसके इक्वल मान लो, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लो, T/B के। और जो बेटा ये B होता है वो मेरे पास क्या होता है, रोटेशनल कॉन्स्टेंट होता है। B क्या होता है मेरे पास, रोटेशनल कॉन्स्टेंट होता है, ROTA, रोटेशनल कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो B की जो वैल्यू होती है मेरे पास, रोटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है मेरे पास, 1/I। I इज व्हाट, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो I की जो वैल्यू होती है वो होती है μr²। म्यू इज व्हाट, R इज द रेडियस एंड म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। अब देखो कि जिसका मास कम है उसकी रेडियस भी कम होगी, है ना। मास कम है मतलब पार्टिकल छोटा है तो रेडियस भी छोटी है। अगर ये छोटी है तो I की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। अगर I की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इससे क्या होगा, B की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, अगर रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो पार्टीशियन जो ये फंक्शन था मेरे पास, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और हमें यही चाहिए था कि किसके लिए ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू किसके लिए कम होगी बेटा, जिसके जो मास है वो कम होगा। अब देखो इसका मास, इसका मास, इसका मास और इसका मास ऐड कर लो, तो सबसे ज़्यादा जो मास कम है वो किसके लिए होगा, H2 के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, H2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इस जो पीपीटी थी इसमें हमारे 17 क्वेश्चंस थे। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे। थैंक यू।